Hello students, I welcome you all to e-political science lecture and because you all were demanding that ma'am what should be the tips to follow for our offline exams since it is approaching and we hardly have time to tackle it. So I have come up with few do's and don'ts which you should follow, and they are really very important. And I personally believe that if you follow these tips, if you follow these strategies, you will really do well. Okay, provided you have also done your classes and other things you have done, your internal assessment and everything is clear. Okay, so let us begin with today's discussion on strategies, or you can say tips, or what are the do's and don'ts for our offline exams which we should follow, because there is obviously 2 years gap, and 2 years is a huge gap to bridge any anything, whether it is a communication, whether it is studying strategies, etc, etc. Okay, so students, let us focus on what are the strategies that one needs to follow before exam. बिफोर एग्ज़ाम से मतलब यहाँ पे है अभी जब आपका एग्ज़ाम नहीं शुरू हुआ है, आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो और आप प्रिपरेशंस कर रहे हो, तो समय व्हाट शुड बी द थिंग्स विच यू शुड बी फॉलोइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, practice previous year's questions and do lot of writing practice. writing practice तो बहुत ज़रूरी है. ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में हमें आदत हो गई है कि ऑनलाइन ही हम क्लासरूम में मटेरियल्स दे देते हैं, या अगर कहीं पे प्रेजेंटेशन हो भी गया तो भी हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया हमने, क्योंकि हमारे पास पूरा एक आधार था ऑफलाइन ऑनलाइन का. तो अब यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम्स ऑफलाइन. now you can't see, now you can't ask, earlier also. But then there were options, like you could have seen or you could have asked, who knows. But now you don't have any options, so you have straightforward, you have to look into your question paper and answer what you write, what you know. Okay, so पहले से ही आप इतना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हर पेपर हर कोर्स के लिए करना है, तो सिमिलर जो है आप स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं. देन टाइम मैनेजमेंट, it's a balancing all the questions you have attempted. For example, if someone has attempted 3 questions out of 8 questions, ठीक है, उसे चौथा नहीं आता, तो 3 questions वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो ध्यान रखे कि वो तीनों क्वेश्चन में कितना गैप रख रहा है. अगर उसे 3 क्वेश्चन आते हैं और वो एक क्वेश्चन 1 घंटा 1.5 घंटे में कर रहा है, तो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन वो कब कंप्लीट करेगा. सो दैट मीन्स वो भी उसके इनकम्प्लीट होंगे, एंड देन बहुत मार्किंग अच्छी नहीं होगी. फिर इस केस में कोई बच्चा अगर 4 अटैम्प्ट कर रहा है, तो उसको भी ध्यान रखना है कि 3 आवर्स में यू डिवाइड योर टाइम एंड गिव सम टाइम फॉर रिविजन ऑल्सो, कि आपने सारी चीज़ें, सारे डिटेल्स अपने जो है शीट्स के क्वेश्चन पेपर का आंसर्स के अंदर सारा भरा है या नहीं भरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. देन गो थ्रू द सिलेबस थरली एंड डू रिमेंबर द कनेक्टिंग लिंक. व्हाट डू आई मीन बाय दैट, कि फॉर एग्जांपल कोई भी सिलेबस उठा लो, POSR का उठा लो, पब्लिक ओपिनियन सर्वे रिसर्च का उठा लो, आपने सारे सिलेबस उसको गो थ्रू कर लिया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार, और आप देखो कि हर सिलेबस की क्या कनेक्टिंग लिंक है, एग्जैक्टली सिलेबस के अंदर क्या है और आपने क्या पढ़ा है, और प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं. अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता कि किस सब सेक्शन में उसका ब्रॉडर सब पार्ट क्या है, तो आप कैसे लिखेंगे. आप उसको कहीं से कहीं कनेक्ट कर देंगे और वो गलत हो जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग ऑन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इफ यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन, ओके, एंड यू आर बेसिंग इट ऑन क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, जबकि आपको पता है कि वो क्वांटिटेटिव डेटा का पार्ट है, तो पहले हमें सिलेबस में पता होना चाहिए कि ये सब पार्ट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं. तो अगर हमें वो पता होता है, तो हमारा 50% जो है डाउट्स क्वेरी सॉल्व हो जाती है. सो आई वुड सजेस्ट सबको कि आप अपना जो पेपर है उसका सिलेबस गो थ्रू करिए. और हम सिलेबस बस शुरू में ही देखते हैं, उसके बाद हम नहीं देखते.
सिलेबस को गो थ्रू करिए, रिवाइज करिए कि सिलेबस में क्या है, आपने कितना तैयार किया है और प्रीवियस ईयर से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं. देन प्रिपेयर वेल 80% ऑफ द टॉपिक्स, रेस्ट गो थ्रू वंस. दैट मीन्स कि आप 80% जो टॉपिक्स है सिलेबस का उसको तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो. 20% अगर रह भी जाते हैं तो भी उसको ऐसा नहीं है अनटच्ड छोड़ देना है. 20% को भी ऐसा होना चाहिए कि आपने एक बार ही पढ़ा हो, उसके बारे में कुछ आइडिया हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे भी आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, उसके बाद आपको चौथा शॉर्ट नोट्स करना है और शॉर्ट नोट्स में आपको क्वेश्चंस आ नहीं रहे उतने अच्छे से, तो थोड़ा बहुत आपको पता है और आपके पास कोई चॉइस भी नहीं है, तो उस थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग में भी आप थोड़ा बहुत कनेक्ट करके शॉर्ट नोट्स मैनेज कर सकते हैं. इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि नेवर लीव योर एनी टॉपिक अनटच्ड, कि यान इम्पॉर्टेंट है और हम टिक करते हैं ये इम्पॉर्टेंट यान इम्पॉर्टेंट, यान इम्पॉर्टेंट यान इम्पॉर्टेंट. ये क्यों टिक करते हैं हम? क्योंकि कई बार टॉपिक्स को रिलेट होके पूछ लिए जाते हैं, फिर तो आप सेफर साइड पे हो ही नहीं ना. तो 20% जो टॉपिक्स हैं आपके, जिसको आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है या आप नहीं टैकल कर पाओगे, टफ़ हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको भी थोड़ा बहुत ऐसे तैयार करके जाओ कि एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स अगर आ गए उसमें से तो वो तो लिख सकते हो. देन प्लीज़ डोंट रीड फ्रॉम लैपटॉप, मोबाइल और बुक्स. वी हैव अ हैबिट, लैपटॉप पे हमारे आर्टिकल डाउनलोडेड है, मोबाइल पे है, हम स्क्रॉल करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छे से याद हो रहा है और हमारा कंफर्ट जोन होता है. क्योंकि नोट्स बना के लिखना, नोट्स बना के चीज़ों को समझना, रिवाइज़ करना, लिखना, इस तरह की प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी 2 साल में भूल गए हम, और अब हम करना भी नहीं चाह रहे हैं, स्किपिस्ट हो गए. तो दैट स्ट्रैटेजीज़ को हमें नहीं इंगेज करना है और हमें इस तरह की चीज़ों को अपनाना है. देन मेक योर ओन नोट्स विच कुड बी बेसिक पॉइंटर्स और इलेबोरेटेड. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि एक क्वेश्चन का आंसर 8-9 पेज का प्रॉपर नोट्स बनाने का आपके पास समय नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, एक आउटलाइन बना सकते हैं. इस क्वेश्चन में इस तरह का पॉइंटर्स है, इस सब टॉपिक पे मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. अगर आप वो भी कर लेते हैं तब भी आपको बहुत हेल्पफुल होता है वो लास्ट मोमेंट में चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए. और मैंने अपने ना पूरे, आप मेरा वीडियो जब देखेंगे तो वीडियो में एक प्लेलिस्ट बनाया है, हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली. उसमें मैंने 10 टिप्स दिए हैं. तो I would request each one of you who are really sincere to write exams and do very well in your paper, to at least go through once all the strategies, all the tips, the 10 tips how to study efficiently and effectively. वो आपको help करेगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ और कंटेम्प्रेरी चीज़ों के बारे में बात करता है जो कई बार हम मतलब ध्यान नहीं देते और हम फॉलो नहीं करते, और हमें लगता है कि हम स्मार्ट वर्क कैसे करें. तो वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बताता है. तो प्लीज़ वो 10 टिप्स को ज़रूर आप देखें. देन डू नॉट रिलाई ऑन गूगल मटेरियल्स ओनली. गूगल में क्या है, गूगल में एक टॉपिक पे तो कितने सारे आर्टिकल्स हैं, कितने मटेरियल्स हैं. क्या हमें वो करना है? तो फिर हमें क्या करना है? प्लीज़ रेफर टू स्टैंडर्ड बुक्स एंड रीडिंग मटेरियल्स. क्लास नोट्स आर वेरी हेल्पफुल इन क्लास लेक्चर्स. अब व्हाट डू आई मीन बाय क्लास नोट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट मी डिफाइन इट. अगर हम क्लास नोट्स से, ये मेरा मतलब है कि 10 साल पुराना कोई भी क्लास नोट्स किसी ने बना रखे हों और वो आपको किसी ने दे दिया और आप बहुत खुश हैं, वाओ मुझे तो क्लास नोट्स मिल गया, अब मैं इसमें से लिखूंगा तो मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. ऐसा नहीं है. क्लास नोट्स वो जो आपने खुद बनाए हैं, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से बनाए हैं, आपकी ओन हैंड राइटिंग में है, आप उसको ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, उसको ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, बजाय किसी और के क्लास नोट्स, किसी और के नोट्स जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है. ठीक है. और आपके क्लास लेक्चर्स जो आपके क्लास में होता है, आइदर आप SOL से पढ़ते हैं या आप रेगुलर बच्चे हैं या आप कोई अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, DU के अलावा भी जो भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके जो क्लास लेक्चर्स होते हैं उसको बहुत ध्यान से सुने, जितना होता है उसको अटेंटिवली करें और उनको नोट करते जाएं जो भी आपके प्रोफेसर्स, टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, एंड बी वेरी अटेंटिव. तो these are the very important tips before the exams, students. Now during exam, अब एग्ज़ाम आ गया, अब आप रियलाइज़ करो आज का है डेट एग्ज़ाम एंड यू हैव टू अपियर फॉर योर एग्ज़ाम. what should be your strategies? Now one thing I need to make it very very clear that ये 3 घंटे डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली आपको, आपका पूरा ओवरऑल आपने क्या
अच्छा करा है, अच्छा नहीं किया। अगर 3 घंटे आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया, कहीं पे भी आप चूक गए, तो आपके मार्क्स में फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ो। एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा, 2 बार 3 बार पढ़ो। 5 से 10 मिनट क्वेश्चंस को पढ़ने में लगाओ, समझने में लगाओ, उसको पॉइंटर्स बनाने में लगाओ कि उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या लिखना है। एक रफ पेपर होता ही है आपके पास, कई बार मिलता भी है, उसमें स्केच आउट कर लो कि व्हाट आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू राइट इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। देन अटेम्प्ट शॉर्ट नोट्स। मैं शॉर्ट नोट्स को लेके हर बार बोलती हूँ। शॉर्ट नोट्स इसलिए बोलती हूँ क्योंकि शॉर्ट नोट्स क्या होता है, आपको वेरिएशन देता है। ठीक है, बजाय एक लॉन्ग क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स में दो टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे यू आर वेरी फ्री टू राइट, और आप दोनों को ब्रीफ में कवर करते हैं, तो लॉन्ग आंसर से शॉर्ट नोट्स में मार्क्स फेच करने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं। एंड एनी अदर 3 क्वेश्चंस विच यू नो वेरी वेल, कोई भी और 3 क्वेश्चंस को आपका चयन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनको आप अच्छी तरीके से आपने पढ़ा है, उसके बारे में आपके पास कंटेंट है, लिख सकते हो। और आपका चॉइस ऐसा हो सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करो, एटलीस्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए, सो दैट कि हम जो भी आपको पेपर शीट्स जहाँ इवेलुएट होता है, उन्हें ज़रूर लगे कि आपके थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है। और बाकी आप जो है कंटेम्प्रेरी जो है करंट वाले कर लो, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है, मार्क्स फेचिंग भी होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस कितना करना है, बहुत सारे डाउट्स क्वेरीज आए, लॉन्ग क्वेश्चंस 3 अटेम्प्ट करो, जो कि आपके वर्ड्स काउंट को ध्यान रखो, 650 से 700 वर्ड्स होने चाहिए। अब पेजेस में एग्जैक्टली आप 6-7 पेजेस तो होने ही चाहिए, और शॉर्ट नोट्स 250 और 300 वर्ड्स के। बैलेंस्ड अप्रोच शुड बी देयर। और अब ये अगर हम कहें कि नहीं, जितने हम पेजेस लिखेंगे उतने में मार्क्स मिलेगा, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. If you are not writing good content and you think that writing nonsense things will fetch you marks, then you are absolutely wrong, students. बोथ लेंथ का मतलब ये थोड़ी है कि 18 मार्क्स के आपके 18.5 मार्क्स के क्वेश्चन है, आप 2 पेज में अपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, तो यू थिंक दैट यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. तो ऑब्वियसली लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नीड टू इलाबोरेट ऑल्सो ना थिंग्स. पॉइंट्स लेके थोड़ा ना छोड़ना है, आपको समझाना भी है. तो बोथ लेंथ एंड कंटेंट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो लिखना है, इधर उधर की बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं. थोड़ा बहुत जो है किसी अंडरस्टैंडिंग से अगर आपका क्वेश्चन डील करता है, तो वो आप लिख सकते हैं. अगर रिलेटिव है, रिलेटेड है तो, और रेलेवेंट नहीं है तो बिल्कुल ना लिखें. प्लीज़ डोंट पुट योर पर्सनल व्यूज़ इन थ्योरेटिकल पेपर्स. चाहे थ्योरेटिकल पेपर्स हों या कंसेप्चुअल पेपर हों, मेरा तो कहने का है कि आप लिखिए ही मत पर्सनल व्यूज़. पर्सनल व्यूज़ जो है वो आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं मुझे नहीं पता, और लिखना भी नहीं चाहिए. कंटेम्प्रेरी वंस में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दैट कुड बी substantiated with your views, but those views has to be relevant enough, and it should be connecting. लैंग्वेज साउंड होना चाहिए, डिसेंट लगे वो आपने जो लिखा है. तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टूडेंट्स, आई विश ईच वन ऑफ यू बेस्ट विशेज़. You do well. Stay connected and see all the there are various playlists from various topics which are there. You can go through that, and I will go back to your comments and respond whenever I am free. You can put it and you can wait for your reply. You will obviously get your reply, and I hope that with these strategies, with these tips, you would be doing very well, and you also would be following these tips. Okay, so thinking positively and on a positive note, I'm ending this discussion. Thank you.